बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक प्रॉपर्टी गाइड के हवाले से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मानुल्लाह पंजवानी हाजिर नाज़रीन। आज भी हमारे गेस्ट जो हैं सर फ़हीम अख्तर अंसारी हैं, जो सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी के, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इनकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है, जिसका फ़ायदा जो है ना वो आप उठाएंगे। आज का हमारा टॉपिक कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। ये प्रॉपर्टी फ़हीम साहब लीज़ होती है, सब लीज़ होती है, म्यूटेशन होती है, या मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है, प्री लीज़ ट्रांसफ़र होती है, बहुत सारी टर्म्स हम सुनते हैं जब कोई भी प्रॉपर्टी जो है परचेज़ करने के लिए जाते हैं। ये बेसिकली क्या है? ज़रा कुछ इसके स्टेप्स बताएँगे कि डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स क्या हैं? इनकी अहमियत क्या है? अ, अमान साहब, मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक के पर बात के लिए मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि ये वो बातें हैं कि आदमी जो है सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन उसे जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि किससे बिल्कुल। पूछूं कि क्या मामला है। देखिए, आपको ये पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। कोई भी अथॉरिटी जब ज़मीन अलॉट करती है, तो सबसे पहले आपसे कॉस्ट ऑफ लैंड डिमांड करती है। कॉस्ट ऑफ बिल्कुल। लैंड देने के बाद जो है, अच्छा, अथॉरिटीज़ जो है वो ओवी के जो है डिमांड करती हैं, ऑक्यूपेंसी वैल्यू, है ना? और जो बिल्डर है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कॉस्ट ऑफ लैंड जो वो डिमांड करते हैं। ओवी पे करने के बाद आपको अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है। अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद पोजीशन ऑर्डर, फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन, और उसके बाद साइट प्लान। ठीक है, ये आपकी फाइल हो गई कंप्लीट। अब इस स्टेज पे आने के बाद जो है, अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, तो अभी ये प्री लीज फाइल है। ठीक है, प्री लीज फाइल का ये होता है कि वो अलॉटमेंट की बुनियाद पर उसकी ओनरशिप चेंज होती है। और अगर प्रॉपर्टी लीज हो जाए तो पहले जो है लीज के राइट्स मुंतकिल होते हैं, और उसके बाद जो है ओनरशिप चेंज होती है। तो अगर ओनरशिप चेंज हो अलॉटमेंट की बुनियाद पे, और उसमें जो है बेस होगी वो होगी जॉइंट डिक्लेरेशन, यानी वेंडर, सेलर और परचेज़र, वेंडी। ये स्टेटमेंट जो है वो अलॉटमेंट अथॉरिटी का जो ऑथोराइज़ ऑफिसर है उसके सामने आप पेश होंगे, अपने स्टेटमेंट देंगे। सेलर जो है विथड्रॉ करेगा, परचेज़र जो है वो परचेज़ कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसका न्यू ओनर के तौर पे नाम एंट्री हो जाएगी। तो ये जो है ये कहलाएगा जी, ये प्री लीज़ ट्रांसफ़र है। लेकिन इसकी जो बेस है वो बाय जॉइंट डिक्लेरेशन है, यानी सेलर का स्टेटमेंट ज़रूरी है, बगैर सेलर के स्टेटमेंट के कभी भी ओनरशिप तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा, बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि सेलर जो है अलॉटमेंट अथॉरिटी के सामने पेश नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पे कोई प्री लीज़ प्रॉपर्टी है, और मालिक का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल की सूरत में जिसका इंतकाल हो गया वो तो नहीं पेश हो सकता ना, तो उस सूरत में फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएँगे, जिसमें आपका डेथ सर्टिफ़िकेट भी शामिल है, एफआरसी है, हेयरशिप सर्टिफ़िकेट है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ओनरशिप चेंज होगी। या एक सूरत ये होती है कि अगर लीज़ प्रॉपर्टी है, तो जो वेंडर है वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हुआ और लीज़ के राइट्स वहाँ मुंतकिल हो गए। अभी अलॉटमेंट मुंतकिल नहीं हुआ है, तो वो सेल डीड रजिस्टर्ड कराने के बाद चला जाता है, उसको दोबारा कॉल नहीं किया जाता आमतौर पे। अब जो नया परचेज़र है वो सेल डीड लेकर आएगा, उस सेल डीड की बुनियाद पर जो है वो अपने नाम फ़ाइल ट्रांसफ़र कराना चाहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट सेल डीड भी हो सकता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट रिलिक्विशमेंट डीड भी हो सकता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट आपका गिफ्ट डीड भी हो सकता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट आपका रिलीज़ डीड भी तो हो यहाँ सकता है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा एक चीज़ क्लियर कर दें कि आम तौर पर 2 लफ्ज़ राइज होते हैं, रजिस्ट्री या म्यूटेशन से। ये इस इन दोनों में क्या फ़र्क है? रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है? मतलब मैंने प्रॉपर्टी रजिस्टर तो करा दी, मेरे नाम पर सेल डीड है, तो म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है? म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक प्लॉट जब अलॉट होता है ना, तो अलॉटमेंट के जो राइट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को हैं। जैसे अभी आपने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि जी 14 अथॉरिटीज़ हैं कराची में जो ज़मीन अलॉट करती हैं। ज़मीन अलॉट करने के लिए डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, इदारे भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, और फिर ये बिल्डर्स भी हैं। जो अलॉट करता है, असल रिकॉर्ड उसके पास होता है कि जी कौन-सा प्लॉट किस आदमी को अलॉट किया गया है। उसके बाद जब लीज़ हो जाती है प्रॉपर्टी, जब लीज़ हो जाएगी, तो लीज़ के बाद जो है आप अगर फ़रोख्त करना चाहेंगे तो सब रजिस्ट्रार के पास आपको जाना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार जो राइट्स मुंतकिल करता है वो लीज़ के राइट्स मुंतकिल करता है। उसे सरोकार ना अलॉटमेंट से है, ना पोज़ीशन से है, ना एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोज़ीशन से है। वो सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट का जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है
उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो है वो सिर्फ़ उसी के राइट्स जो लीज़ है और लीज़ आम तौर पे जो है वो लीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेंट पर कोई जगह दी गई। जैसे 99 ईयर्स की लीज़ है, तो वो बेसिकली एक मुआहिदा है, मुआहिदा है ये ठीक है गवर्नमेंट ना? के और गवर्नमेंट अथॉरिटी और के एक दरमियान। अथॉरिटी के दरमियान एक जी हाँ। 99 साल का मुआहिदा है, और ये रेंट आउट होती है जी प्रॉपर्टी, हाँ। क्योंकि आप ग्राउंड रेंट पे कर रहे तो होते हैं। जब आप ये मुआहिदा कर लेते हैं ना, उसके बाद रजिस्ट्री होती है, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं होती। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी लीज़ नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पावर तो दी जा सकती है, लेकिन ओनरशिप राइट्स मुंतकिल कराने के लिए जो है वो रजिस्ट्री नहीं होगी उसकी, वो डायरेक्ट जो है फिर अलॉटमेंट से के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है, ठीक है? अब जो आपका सवाल था कि जी क्यों ज़रूरी है? बात ये है कि सब रजिस्ट्रार के पास जो आपने रजिस्ट्री कराई है, वो रजिस्ट्री जो है सिर्फ़ लीज़ के राइट्स मुंतकिल होने की रजिस्ट्री है। ओके। अभी जो है वो अलॉटमेंट के राइट्स मुंतकिल नहीं हुए हैं और असल जो रिकॉर्ड है ना वो होता है अलॉटमेंट अथॉरिटी के पास ही होता है कि हमारा इस स्कीम में इतने प्लॉट हैं, ये प्लॉट इसको अलॉट किया गया है या इसको अलॉट किया गया, और रिकॉर्ड की फाइल भी अलॉटमेंट अथॉरिटी के पास ही होती है, सब रजिस्ट्रार के पास नहीं होती है। तो सब रजिस्ट्रार तो अपने डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट है, जो लीज रजिस्टर्ड हुई है, उसकी बुनियाद पर वो सैलरी रजिस्टर्ड कर देता है। लेकिन जो लैंड गिविंग अथॉरिटी है मसलन केडीए या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ज़ाहिर है उसको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना कि क्या हुँ, हमारे मेंबर ने जो है वो सैलरी रजिस्टर्ड करा दी है। तो उनके रिकॉर्ड में ओनरशिप चेंज कराने के लिए म्यूटेशन ज़रूरी है। यानी आप लीज़ की बुनियाद पर क्लेम ऑफ ओनरशिप तो कर सकते हैं कि जी मैंने ये परचेज़ कर लिया, ये सेल्डीड है मेरे पास। लेकिन जो है सेल्डीड की बुनियाद पर आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप मालिक भी हैं, प्रूव करने के लिए म्यूटेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए बगैर म्यूटेशन के जो है फाइल को इनकम्प्लीट माना जाता है। बगैर म्यूटेशन के जो लोन गिविंग अथॉरिटीज़ हैं वो लोन भी नहीं देती हैं, और हर इदारे में जो है वो म्यूटेशन डिमांड किया जाता है, जी म्यूटेशन लेकर आएँ। यानी म्यूटेशन जो है ना एक सर्च टाइप ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट है, जी हाँ, कि कन्फर्मेशन ओनरशिप ऑफ का अलाट। सर्टिफिकेट, जी, जी। कंफर्मेशन ऑफ ओनरशिप है। जी, बिल्कुल। म्यूटेशन उसको कहते हैं। क्या इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है? हर इदारे की अपनी-अपनी फ़ीस होती है, जिस जगह का प्लॉट होगा वो उस हिसाब से फ़ीस लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी एक सर्टेन फ़ीस होती है, वो नॉर्मली है तकरीबन जो है वो ₹100 पर यार्ड से लेके ₹100 से और ₹1000 तक बाज़ सोसाइटीज़ बढ़िया लेती हैं। होती है। अच्छा, बिल्डर का जो है वो ज़रा डिफरेंट मामला है। बिल्डर को जो जब एनओसी दी जाती है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि बिल्डर ने जिस अमाउंट में ये यूनिट फ़रोख्त किया है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो शॉप है, चाहे वो कोई प्लॉट अगर उसने बेचा है, उस अमाउंट का जो है वो मैक्सिमम 2% जो है एज़ ए ट्रांसफर फीस ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। आम मिसाल के प्रैक्टिस सर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम प्रैक्टिस तो ये है कि अगर बिल्डर ने 50 लाख का कोई जी। विला जो है वो सेल किया था और आज उसकी कीमत अगर 2 करोड़ की हो गई है, तो वो उस हिसाब से देखता है कि मैंने 50 लाख का दिया था, तो मुझे जो है 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जिसकी जितनी वर्थ है। कोई कम नहीं लेता, जो कम लेता है वो इसलिए लेता है कि उसका जो है वो उसकी वर्थ ही इतनी है, इसलिए कोई 5 लाख भी लेते हैं, 2 लाख भी लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो है वो सेलिंग अमाउंट का 2%, इससे ज़्यादा जो है ट्रांसफर फीस नहीं होना चाहिए। तो बिल्डर को जो है वो अपने हिसाब से डिमांड कर रहा होता है और हर बिल्डर की डिफरेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलबत्ता पाबंद होती हैं, उनके जो भी रेट फिक्स है उस हिसाब से, और इसी तरह अच्छा, इदारे भी जो है वो वो भी कि स्टार्ट हो जैसे गई। केडीए में जो है वो ₹100 ₹200 बस नॉर्मली, बहुत ज़्यादा ₹250 पर यार्ड के हिसाब से जो ट्रांसफर फीस ली जाती है, ये ऑफिशियल है। अच्छा, फिर में सब एक और चीज़ जो आम तौर पर हमें जब कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ हो रही होती है, जी, तो जी। एक और डॉक्यूमेंट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, सब पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये 3 ऐसे हैं जो पावर के साथ आते हैं। पावर का मतलब ये है कि इख्तियारात की मुंतकिली। इनकी कानूनी तौर पर क्या अहमियत है? ये ज़रा इस पे रोशनी डालेंगे आप? अच्छा, पावर जो है अख्तियारात की मुंतकली नहीं है, मुंतकली का अख्तियार है ये। कि मुंतकिली का हाँ, इख्तियार है। यानी ट्रांसफ़र कराने का राइट्स दे दिया आपको कि आप जिसके नाम चाहें ये प्रॉपर्टी जो है वो आप सेल कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो ना जस्ट लाइक एक अथॉरिटी लेटर है, ठीक है? लेकिन इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती अंटिल ये कि एग्ज़ीक्यूटर या फिर अटॉर्नी किसी एक की डेथ हो जाए। अगर दोनों मौजूद हैं तो चाहे 20 साल गुज़र जाएँ, 25 साल गुज़र जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर वैलिड होती है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का भी इंतकाल हो गया, तो पावर नल एंड वॉइड हो जाती है, फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत रहती नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी ने जो है रिहाइश के लिए कोई मकान वग़ैरह या फ्लैट लिया है, तो उसको अपने नाम सेल डीड करा लें, ठीक है? अथॉरिटी की अगर प्रॉपर्टी है तो फिर उसको म्यूटेशन भी करा लें।
अगर आप पावर पे रखेंगे तो दोनों सूरतों में एक दुश्वारी हो जाती है कि जी जब वो खास तौर पे लेने वाले का इंतकाल हो जाए ना, तो फिर ये प्रॉपर्टी वापस प्रीवियस मालिक के पास चली जाती है, क्योंकि पावर तो नल एंड वाइड हो गई। तो अब ओनरशिप जो है वो पुराने मालिक के पास चली गई। अब जो इसके लीगल ईयर्स हैं ये बेचारे जो है परेशान होंगे। अब या तो कोर्ट के थ्रू जो है ये अपने नाम मुंतकिल कराएंगे, या प्रीवियस मालिक को यानी तलाश आपके करेंगे। इस मतलब इस बात का मकसद ये है कि लोग जिन्होंने पावर्स के ऊपर 20-20 साल पहले, जी जी। 25-25 साल पहले को प्रॉपर्टी ली है, तो वो जरा चेक करें कि कहीं ऑनर जिनसे उन्होंने परचेज किया उसका इंतकाल तो नहीं हो गया, देखिए, उसको सेल डीड करा लें। जिसने अगर पावर पे प्रॉपर्टी परचेज किया, अच्छा पहले तो ये जानना रखिए, पावर सब पावर दोनों सेम है, ठीक है। इसमें तमाम राइट्स मुंतकिल हो जाते हैं, इवन ये कि सेल का राइट भी होता है। अलबत्ता स्पेशल पावर जो है वो किसी एक पर्पस के लिए होती है, वन टाइम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो यूज नहीं हो सकती। और वो भी जो है जो पर्टिकुलर जो एक्ट उसमें मेंशन है ना, तो वो एक ही पर्पस के लिए यूज होगी, और यूज होने के बाद वो स्पेशल पावर पार्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाएगी। उसमें सेल का राइट नहीं दिया जा सकता है। कोई ये सोचे मैं स्पेशल पावर में सेल का राइट दूं, सेल का राइट उसमें नहीं दे सकते। अलबत्ता जनरल पावर और जनरल पावर ऑफ सब अटारनी, असल में दोनों ही जनरल पावर होती है। एक जनरल पावर ऑफ अटारनी होती है, एक जनरल पावर ऑफ सब सब अटारनी अटॉर्नी। होती है। तो वो अटारनी सब हो जाता है, लेकिन पावर पावर ही रहती है। लेकिन आमतौर पे कहा यह जाता है जी ये पावर है और ये सब पावर है, तो वो सब पावर नहीं होती, वो सब अटारनी की जनरल पावर होती है। तो अगर ये है कि जिसके नाम पावर है अगर और इसमें जो स्पेशल पावर अटॉर्नी है, जी जी इसके बारे में आम तस्वर है कि ये अगर मैं मालिक हूँ और मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जी मैंने अपने किसी भाई को, अपने कज़न को ये इख्तियार दिया है कि स्पेशल पावर अटॉर्नी के ज़रिए कि वो मेरा घर किराए पे दे सकता है, या बिजली का बिल भर सकता है, या टैक्सेशन के मामला देख सकता है मेरी गैर मौजूदगी में। स्पेशल पावर के बारे में आम तौर पर ये तस्वर है, क्या ये बात सही है? स्पेशल पावर मैंने जैसे आपको बताया किसी एक पर्पस के लिए होती है, और उसमें सेल का राइट नहीं होता है। बस सेल अगर का। एक से ज्यादा जो है वो पर्पस हो, मसलन उस पावर की बुनियाद पे वो प्रॉपर्टी आपके नाम परचेज भी कर सकता है, लुक ऑफ्टर कर सकता है, प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी कर सकता है, कुछ टैक्सेस पे करने हैं वो भी पे कर सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए केडीएस से वो भी अगर लेना है तो उसका भी अगर आप राइट दे दें, सिर्फ सेल का राइट ना दे दें, तो भी ये जनरल पावर ही कहलाएगी, जनरल पावर विदाउट सेल राइट, सेल ठीक है। सेल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा हाँ हाँ, उसमें ना? नहीं इसमें नहीं सेल। पावर के साथ या जनरल पावर के हाँ, साथ सेल एग्रीमेंट होता है, सेल कॉन्ट्रीब्यूशन होती नहीं है। उसमें मेंशन होता है कि सेल का राइट दिया गया है। अगर सेल का राइट दिया गया है तो सेल कर सकते हैं, और अगर सेल का राइट नहीं देना है तो आप मेंशन ना करें, तो भी वो जनरल पावर होगी, लेकिन वो एक से जायद पर्पस के लिए होगी। अगर सिर्फ एक पर्पस के लिए दी जाए तो फिर वो स्पेशल पावर होती है। अब वो एक पर्पस या तो ये है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, लीज आपको कराना है, बिल्डर आपको अभी टाइम नहीं दे रहा है, आपने अपने भाई को जैसे पावर दे दी कि जी जब भी लीज हो तो मेरे ब्याह पे आप रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो बस आपके ब्याह पे वहां पर प्रेजेंट होगा, और स्टेट में उसका स्टेटमेंट भी होगा, और वो पावर जो है सब पावर वो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाएगी। वो उसकी बुनियाद पर आपके नाम परचेज तो कर सकता है, लेकिन सेल नहीं कर सेल सकता, नहीं कर सेल का सकते। राइट नहीं हो सकता। तो स्पेशल पावर जस्ट लाइक अथॉरिटी लेटर है वो भी, ठीक है, लेकिन वन पर्पस के लिए है। अब वो वन पर्पस आप रेंट आउट का उसको अख्तियार दे दें, रेंट वसूल करने का अख्तियार दे दें, जो भी चाहें वो आप एक पर्पस के लिए स्पेशल पावर जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ब- बाकी जो आपने बात की कि जी वो जिन लोगों ने पावर पे लिया हुआ है तो वो चेक करें कि जी वो जिससे पावर ली थी वो जिंदा है या नहीं। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो चेक करने से बेहतर जो है हम उसको मशवरा ये देंगे अपने नाम सेल डीड सेल करा लें। करा रहे हैं। देखिए, अगर बिलफर्ज जो जिसने पावर आपको दी है, जिसने जो एग्जीक्यूटेंट है, अगर उसकी डेथ हो भी गई है, ठीक है, तो फिर तो आपकी पावर नल एंड वाइड हो गई। अब आप खुद ही जो है वो परेशानियों में आ जाएंगे। अब या तो आप प्रीवियस ओनर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप हमारे नाम का अच्छा प्रीवियस ओनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल ईयर से आप रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, लीगल ईयर्स अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, या आपसे कुछ डिमांड कर देते हैं, या वो बोलते हैं जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है, सहूलत नहीं है। फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि जिसके नाम पावर है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए, और अपने किसी भी जानने वाले के नाम, या ब्लड रिलेशन है बेटे के, बेटी के, वाइफ के, किसी के भी नाम जो है वो रजिस्टर्ड करा ले। अच्छा, अब सब रजिस्ट्रार को तो नहीं मालूम ना कि जी जिसने पावर दी थी उसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई तो है। वो उसमें ये एक एफिडेविट लेता है। उस एफिडेविट में ये लिखा होता है कि द एग्जीक्यूटेंट स्टिल अलाइव,
अभी तक ज़िंदा है। आप वो हल्फ़नामे पे साइन कर देते हैं कि हाँ जी, मैं हल्फ़ दे रहा हूँ कि जी वो ज़िंदा है, बस उसकी बिहाफ़ पे सब रजिस्ट्रार जो है वो फ़र्दर ट्रांज़ैक्शन कर देता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ ये आपको देखना चाहिए, सपोज़ किसी ने कोई प्रॉपर्टी 20 साल पहले परचेज़ की थी और जब परचेज़ जिस आदमी से परचेज़ की थी और उसने पावर रजिस्टर्ड कराई थी, उस वक़्त उसकी एज सपोज़ 65 इयर्स थी। तो हुँ, 20 साल बाद तो वो 85 साल का हो गया। तो यहाँ सब रजिस्ट्रार जो है फर्दर ट्रांज़ैक्शन नहीं नहीं करेगा, वो करेगा। डिमांड करेगा जी उनको बुला कर लाओ, अगर वो बूढ़े हैं तो हम जाके या अपने स्टाफ को भेज के चेक करा लेते हैं, हम उनसे स्टेटमेंट लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो है 70 साल तक सब रजिस्ट्रार जो है ना यानी वो चेक ये करता है जिसने पावर दी थी तो उसकी कि इस वक़्त अच्छा, एज कितनी क्या होगी? होगी? अगर बिलो 70 है फिर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, 70 के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर उसने गलती से पावर कर दी और कल को उसके लीगल इयर्स अगर खड़े हो जाते हैं और प्रूफ पेश करते हैं कि भाई ये तो 10 साल पहले या 15 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था, तो सब रजिस्ट्रार को 7 साल की जो है वो सज़ा हो जेल सकती है। हो सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, बहुत सेर हासिल गुफ्तगू रही आपके साथ और हमारे नाज़रीन जो है उससे बड़े मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आइंदा भी इस तरह के लेक्चर्स का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से आपसे दरख़्वास्त करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और कोई भी सवाल अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ज़हन में आ रहा है, तो अभी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पे वॉइस मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका फौरी तौर पर जवाब दे दिया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे नाज़रीन के लिए कुछ वक़्त निकाला। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।